करना है। सबसे पहले ओपनिंग रॉ मटेरियल, ठीक है जी। इसमें क्या ऐड करना है? प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। इसको हम क्या लेके चलते हैं? इट इज नोन एज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। हाँ जी गुरप्रीत, इसके बाद गुरप्रीत इसके बाद क्या आएगा? गगन? सर डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चरण, इसको क्या कहते हैं हम लोग ये सब कुछ करने के बाद? सर प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, ठीक है जी। गुरप्रीत, इसमें क्या ऐड करना है प्राइम कॉस्ट के बाद? फैक्ट्री ओवरहेड सर। फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स को और क्या कहते हैं हम? वर्क्स ओवरहेड। वर्क ओवरहेड। वेरी गुड है, हाँ जी। मीन्स फैक्ट्री से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस। इसको क्या हमने मेंशन किया था? फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री सैलरी, मैनेजर की जो सैलरी होती है, स्टाफ की होगी, फोरमैन की होगी, वो सारे इसमें। वो तो सब फैक्ट्री में आ गया, ठीक है जी। अब प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, इसको हम क्या डिनोट करते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट। हाँ हाँ, इट इज क्रॉस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कॉस्ट। प्लस माइनस इसमें हम किसकी एडजस्टमेंट करते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन वर्क इन प्रोग्रेस, प्रोग्रेस। ठीक है जी। इसके बाद ये जो आएगा दैट इज वर्क कॉस्ट। अगर WIP ना हो तो आपकी जो ग्रॉस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसी को हम वर्क कॉस्ट कह देते हैं। तो लेटर ऑन जब हम बजटरी कर रहे थे या कोई और टॉपिक है उसमें हमें WIP गिवन नहीं था, तो हमने प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड किया, उसको वर्क कॉस्ट सिंपली लिख दिया क्योंकि उसमें WIP की एडजस्टमेंट नहीं थी। इसमें क्या ऐड होगा? ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ ओवरहेड करो। ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। इसको क्या नाम देते हैं? कॉस्ट प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्लस माइनस क्या करते हैं? फिनिश गुड। फिनिश कॉस्ट गुड्स, ठीक है जी। फिर इसको क्या नाम दिया गया? ऑफ गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हमने क्या कहा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें क्या ऐड हुआ? प्रॉफिट। इसको फिर क्या नाम दे दिया गया? सेल्स। सेल। यही टॉपिक है, और तो कुछ नहीं है इसमें। जो हम फॉर्मेट है वो टेक्निकली तो यही है, उसके अंदर आइटम्स हैं बाकी, ठीक है जी। अब इसमें सिर्फ एक चीज आपने और यहाँ पे नोट कर लेनी है कि जो वैल्यूएशन ऑफ FG है, दो चीजें इसमें आप नोट करो, मतलब एक तरह से आपको माइंड में रखनी है हमेशा। एक तो क्या है, एक छोटी सी इक्वेशन जो हमने बजट में भी यूज की थी, दैट इज ओपनिंग FG प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड माइनस यूनिट्स सोल्ड इज इक्वल टू क्लोजिंग FG, ठीक है जी। एंड सेकेंड पॉइंट इज
जब आपको वैल्यूएशन करनी है ऑफ क्लोजिंग एफजी, तो वैल्यूएशन कैसे होगी? हमने एक कंसेप्ट यूज किया था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू क्लोजिंग एफजी यूनिट्स। यही था जी। हाँ जी, यही था गुरप्रीत, गगन, हाँ अंचल। जी सर, हाँ जी सर जी, यही और था। कुछ गुरप्रीत, और कुछ इसमें मिस हुआ हो मेरे से? सर एक तो ओबीसी फॉलोइंग आइटम्स नॉट कंसीडर्ड पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट वाला भी पॉइंट था एक तो। हाँ बिल्कुल, तो वो भी यहाँ पे नोट कर लें। यही सर पेपर। स्क्रैप भी तो रहते हैं। है जी। स्क्रैप भी तो रहता है। वो तो आपका यहीं पे है ना, वो तो तो आपका। उसमें लिखा नहीं ना हमने। नहीं नहीं, वो तो है, पर वो तो हमने जब यहाँ पे नेट परचेजेज ये, तो यहाँ पे हम माइनस स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल अब कर लो। ठीक है, ऐसे यहाँ पे प्लस, मतलब वो थोड़ा सा, मतलब जो हमें लगता है कि यार ये चीज जरूरी है, उसको आप इसी फॉर्मेट में एडजस्ट कर लेंगे। फ्रेट इनवर्ड हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपके यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड में माइनस फैक्ट्री स्क्रैप हो गई। पर ये जो आइटम्स हैं आपकी, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये आइटम्स तो आपको एग्जाम में क्लियर ही है ना कि क्या क्या उठेंगी, कौन से खर्चे उसमें जाएंगे। अब एक गुरप्रीत ने बिल्कुल ठीक कहा कि कुछ आइटम्स हम यूज ही नहीं करते। वो कौन सी आइटम्स है? नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट। क्या क्या आता है जी उसमें? हाँ जी। सर डिविडेंड पेड हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस सेल ऑफ एसेट हो गया, गुडविल डिविडेंड, रिटर्न ऑफ हो गया। डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, प्रॉफिट ऑन से, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ डिस्काउंट फिक्स्ड। एसेट्स। अलाउड। कौन सा जी? डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड। कोई प्रोविजन बनाया अगर हमने टैक्स के लिए। हाँ जी, कोई भी प्रोविजन, नॉट ओनली फॉर टैक्स, तो ऑल बैड टाइप डेट ऑफ का प्रोविजन। तो टैक्स है। हाँ, गुडविल हो गया और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, देन preliminary expenses, goodwill written off, discount on shares। फिक्स्ड एसेट परचेज किए। हाँ जी, गुडविल रिटर्न ऑफ, फिक्स्ड एसेट परचेज्ड, रिजर्व हो गए। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ट्रांसफर टू रिजर्व। ऑल इनडायरेक्ट इनकम। हाँ जी, ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स लाइक इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। एक जीएसटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट बताया था मैंने। नहीं सर। नहीं बताया, सर। बताया था। चलो एक बार दोबारा वो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल से, आपको गिवन है परचेजेस, वो कहते हैं जी 5 लाख। जीएसटी कितना है? जीएसटी नॉर्मली 18%। 18% लगती है। तो ये हो गया आपका 90,000 जी। ठीक है जी। यस सर। यस अब सर। आपके पास दो चीजें आपको दी हुई हैं, या तीन हम ऑप्शंस बनाते हैं। आप आंसर दोगे कि क्या होना चाहिए, ए बी एंड सी।
जीएसटी कैन बी क्लेम्ड एज आईटीसी। कुछ उसमें अपना क्या कहते हैं, टैक्स में हल्का फुल्का सर ने आइडिया दिया है अभी जीएसटी का। थोड़ा बहुत ही दिखता हूँ ना सर, थोड़ा ज्यादा नहीं। आईटी आईटीसी कुछ आइडिया क्या होता है? नहीं सर। नहीं। 11th में आपको। हाँ जी। जैसे इनकम टैक्स में होता है ये भी वैसी है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। इनकम टैक्स के साथ कोई लिंक नहीं है। आपने 11th में, मेरे ख्याल जब आप लोगों ने 11th की थी, जीएसटी आ गया था ना उस टाइम। जीएसटी मतलब अकाउंट्स में यूज किया था आपने फाइनल अकाउंट करते हुए, या एंड जर्नल एंट्रीज करते हुए? मैंने तो नहीं किया सर। किया है सर, जब किया आ है। गया था तब जनरल मतलब पेपर किया के है। लिए रेलिवेंट नहीं था तब। चलो, कोई नहीं। देखो, जीएसटी में ना दो कंसेप्ट होते हैं। मतलब एक कंसेप्ट है कि इन केस अगर आपने सपोज कोई चीज ये परचेज की 5 लाख की, ठीक है, मैंने इसको सेल कर दिया से, इसी चीज को से 7 लाख में, 7 लाख के ऊपर 18% क्या बनेगा? जीएसटी। 1.26 लाख, ये यस बनेगा। सर। ठीक है। तो इट मीन जब मैंने परचेज किया 5 लाख का, तो मैंने सप्लायर को टोटल पेमेंट कितनी की होगी? 5,90,000। 590। जिसको मैंने बेचा उससे टोटल पेमेंट कितनी ली होगी? 800। 826। पर जो जीएसटी है वो आपकी पॉकेट में जाएगा या वो गवर्नमेंट को जाना चाहिए? सर गवर्नमेंट को जाता है जीएसटी तो। गवर्नमेंट को जाता है। अब जीएसटी का एक रूल है कि आपकी जो फाइनल टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, जो गवर्नमेंट को आपने पे करना है, विल बी आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट इनपुट। टैक्स। दिस आईटीसी इज नोन एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आउटपुट टैक्स का मतलब हमने कितना टैक्स पे करना था गवर्नमेंट को सेल पे? 1.26। यस सर। उसमें से जब हमने परचेज किया था तो 90 तो मैंने उस आदमी को दे दिया जिससे मैंने परचेज किया। यस सर। तो गवर्नमेंट को मैंने जो पेमेंट करनी है वो सिर्फ कितनी करनी है? 0.36। ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी परचेज कितने अमाउंट की बुक होगी इस क्वेश्चन में, और सेल कितनी बुक होगी? आपके बिजनेस में परचेज कितनी बुक होगी और सेल कितनी बुक होगी? दोबारा क्वेश्चन बोलिए सर। आपने परचेज की 5 लाख की, उस पे जीएसटी पे किया 90,000, ठीक है। फिर आपने सेल की 7 लाख की, उसी सारे सामान को बेच दिया, और उस पे जीएसटी था 1.26। अब ये है कि परचेज की एंट्री कितनी अमाउंट से होगी, 5 लाख या 590? सेल की एंट्री किससे होगी, 7 या 8.26? सर ये अलग अलग नहीं होगी, जैसे परचेज की अलग होगी फिर जीएसटी उसके नीचे लिखा फिर टोटल आ गया कितना हो गया। हाँ, नहीं वही मैं पूछ रहा हूँ ना कि परचेज कितने से डेबिट करोगे? सर 590 से होगी क्योंकि हमने उस पे जीएसटी भी तो दिया है ना, मतलब परचेज के कॉर्नर में परचेज का डाल देंगे और जो जीएसटी का कॉर्नर है जो इंटर और इंटर वाला उनमें से इसका डाल देंगे। नहीं नहीं, वो ठीक है। मतलब जब सर मेरे को मैंने लगता अलग होगी। है जी। अलग होगी परचेज, क्योंकि गुडविल ओ जीएसटी ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਨਪੁੱਟ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਉਹ ਆਇਆ ਬੈਲੈਂਸ ਉਹ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। हम्म। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਰਚੇਜ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ हम्म। ਵੈਸੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ बैंक से। बेसिकली जो जीएसटी है वो आपका अपना पैसा तो है नहीं।
ना तो आपको वो रखना है ना, बेसिकली वो तो गवर्नमेंट को देना है ना अपनी जीएसटी तो। यस सर। तो आपकी परचेज बुक होगी 5 लाख से, मतलब ट्रेडिंग में जब आएगी परचेज तो वो 5 लाख से आएगी। सेल कितने से आएगी? विद 7 लाख। 7 लाख से। ठीक है। अब कॉस्ट शीट में परचेज कितने की आएगी जब हम करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस, तो कितनी आएगी परचेज? अगर आईटीसी मिलना होगा तो हम जो परचेज प्राइस है उस पे लिखेंगे। अगर आईटीसी नहीं मिलेगा तो जीएसटी वाला पोर्शन इंक्लूड करके लिखेंगे। अब ये कहाँ से निकला? कहीं ये लिखा तो हुआ था? मैंने नहीं। नहीं लिखा, चलो। देखो, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर मेरा जीएसटी क्लेम हो सकता है एज आईटीसी, तो इसका मतलब ये जो 90,000 है वो किसके साथ एडजस्ट हो जाएंगे? 2 6 के 1.26 साथ। के साथ। और मेरे को गवर्नमेंट को सिर्फ 36,000 रुपये और देने हैं, और वो भी मैंने अपनी पॉकेट से नहीं देने। वो मैंने सपोज गुरप्रीत को 7 लाख का प्रोडक्ट बेचा था, तो 1.26 गुरप्रीत से आए। 90 में ऑलरेडी चरण से परचेज के टाइम 5 के अगेंस्ट 90 पे कर चुका हूँ। गवर्नमेंट को अब सिर्फ मैंने पे करना है 36,000। तो वो पैसा ना तो मेरा है, वो जाएगा किसको? सिर्फ गवर्नमेंट को। मेरे लिए तो सिर्फ काम की क्या चीज है, ये वाली आपकी 5 लाख और 7 लाख। 7 लाख। तो इस केस में मेरी अगर क्लेम हो सकता है तो इसमें मैं परचेज कितने से बुक करूंगा? 5 लाख से। और सेल कितने से बुक करूंगा? 7 लाख से। 7 लाख से। अब मैं कहता हूं कि जीएसटी कैन नॉट बी क्लेम्ड एज आईटीसी। कि अगर वो कहते हैं कि जी हम आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। मिलेगा नहीं, तो फिर मेरी परचेज कितने की होगी? 590 की हो जाएगी। 590 की, क्योंकि फिर तो मेरे को अपनी पॉकेट से ही देना पड़ रहा है ना वो। यस सर, एडजस्ट और थोड़ी ना होगा। ठीक है जी, और सेल कितने की होगी? एट आठ पॉइंट टू लाख सिक्स है जी? 8.36। नो, सेल होगी 7 लाख से, क्योंकि 1.26 तो मेरे को गवर्नमेंट को देना है। यस सर। सेल तो मेरी पॉकेट में तो 7 लाख ही आने हैं ना। 126 तो किसके पास चले जाएंगे? गवर्नमेंट के गवर्नमेंट पास। के पास। तो सेल में कभी भी जीएसटी का कोई रोल नहीं आएगा, क्योंकि सेल के केस में आपको जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना ही करना है, एडजस्ट हो या ना हो। पर परचेज में अगर एडजस्ट हो सकता है तो विदाउट जीएसटी की वैल्यू परचेज को हिट करेगी, और अगर एडजस्ट नहीं होगा तो टोटल वैल्यू हिट करेगी। ठीक है। अब मैं कहता हूं थर्ड पार्ट में जीएसटी ऑफ जीएसटी 9% कैन बी क्लेम्ड। या 9% नहीं हम रखते, वो फिर दिक्कत रहेगी। जीएसटी आईटीसी कैन बी क्लेम्ड ₹60,000। वो कहते हैं कि आपका जो परचेज का जीएसटी है उसमें से 60,000 हम क्लेम कर सकते हैं। तो अब मेरी परचेज कितने की होगी? 560 का। 60 तो तू बच्चे क्लेम कर सकता है। 5 की होगी सर। 5 नहीं, पांच 5 20 30 की। की, 30 क्योंकि की, जो, हाँ, पाँच हाँ, बीस की। जो चीज क्लेम नहीं कर सकते आप वो कॉस्ट का पार्ट होगा, और जो क्लेम कर सकते हो वो आपकी फाइनल आउटपुट लायबिलिटी से एडजस्ट होगा। मतलब जो सी पार्ट है उसमें आपका जो परचेज हमने की है वो कितने की है? 5 लाख की। उस पे जीएसटी कितना था? 18%। 90। सेल मैंने कितनी की है? 7। 7। उस पे जीएसटी कितना था? 5 वन पॉइंट पॉइंट टू सिक्स इसमें से मेरे को कितना इनपुट अलाउड है? 90 माइनस करके जो बचेगा वो। 60। ये जो लिखा हुआ है कि मेरे को 60 अलाउड है, तो मुझे पे कितना करना है गवर्नमेंट को? टू पे
तो इसमें से जो 30 वाला पोर्शन है, दैट इज नॉट अलाउड एज आईटीसी। तो वो किससे कवर करोगे गुरप्रीत? अपनी जेब में डाल, जेब को बियर करने दोगे लॉस, या कस्टमर को डाल दोगे? सर पॉकेट से बियर करना पड़ेगा वो। हैं जी? पॉकेट से बियर करेंगे ना, जो अलाउड नहीं है जिससे। क्यों प्रॉफिट से तो मैं बियर करूंगा? मैं आपके पास आया, मैं आपने कहा जी 5 लाख की चीज है, ठीक है जी। आपने कहा जी सर 5 लाख में हमने ये खरीदी है, और इस पे 90,000 टैक्स बना है, आप वो टैक्स भी पे करो। मैं कहता हूँ जी 90 तो आपका जीएसटी के साथ एडजस्ट हो जाएगा। आप कहते हो नहीं जी वो तो सिर्फ 60 एडजस्ट होगा। तो मैं कितना बियर करने को रेडी हो जाऊंगा एज ए बायर? देखो, आपने, मैं कहता हूँ आपको कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा। आपने 5 लाख की चीज ली, 30,000 उस पे टैक्स पे किया, हम 90 नहीं मानते, 30 पे टैक्स पे किया, जिसकी कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं होनी। और आपने आगे किसी अपने नोन को वो प्रोडक्ट देना है, और उससे आप प्रॉफिट भी नहीं ले सकते। तो आप उसको कितने में बेचोगे वो चीज? क्वेश्चन दोबारा मैं कर रहा हूँ। आपने एक चीज 100 रुपए की परचेज की, ठीक है, 5 लाख को छोड़ देते हैं, उसके ऊपर 10 रुपए टैक्स भी पे किया, ठीक है। और आगे आपने उसको अपने किसी नोन को देना है, और उससे आप प्रॉफिट भी क्लेम नहीं कर सकते। सिर्फ आप उससे, वो कहते हैं यार जितने की तेरे को ये चीज पड़ेगी उतने मैं तेरे को पे कर दूंगा। अब 100 का हमने परचेज किया, 10 रुपए टैक्स पे किया, तो आप उससे क्या डिमांड करोगे? हाँ जी। इस जीएसटी का हमें आईटीसी नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो 110 रुपये। 110 रुपये उसको कहेंगे ना कि भाई 110 दे दे हमें, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूं कि 10 में से 6 रुपए तो रिकवर हो जाएंगे, 4 रिकवर नहीं होंगे, तो आप उससे कितने पैसे मांगोगे? 100 पे 10 रुपए टैक्स पे किया, 6 आपके एडजस्ट हो जाएंगे, 4 एडजस्ट नहीं होंगे, तो अब आप एक सौ उससे चार 100 मांगोगे, 104 मांगोगे, 110 मांगोगे? 104 मांगेंगे। 104। 104। रीजन भी कि कोई भी अपनी पॉकेट से, अपने प्रॉफिट मार्जिन से उसको एडजस्ट नहीं करेगा। वो कहेगा ये पैसा तो मेरे को कस्टमर से ही रिकवर करना है। तो इस केस में आपका जो परचेज बुक होगी, दैट विल बी 5 प्लस 0.30, दैट विल बी 5.30 लाख। तो ये अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं लिखवाया होगा मैंने कि इन केस जीएसटी also paid at time of purchase, only the value for which ITC cannot be claimed will be treated as purchase price component। ये जितना जीएसटी आप क्लेम नहीं कर सकते, दैट विल बी ट्रीटेड एज परचेज प्राइस कंपोनेंट। तो 5 लाख आपकी परचेज थी, 30 आप क्लेम नहीं कर सकते, तो आपकी जो टोटल परचेज कॉस्ट शीट में ऐड होगी, दैट विल बी 5.30 लाख।
ठीक है जी, क्लियर। यस सर। यस सर। हाँ जी गुरप्रीत, हैगा सर, हाँ जी। हो लिखा हुआ है। बस लिखन लग गया सी, तादी नहीं बोलिया। अच्छा अच्छा, हाँ लिख जी। लो एक बार। ठीक है, जो सर नोट्स हैं, हम्म, मतलब जहाँ पे कॉस्ट शीट के हमने फॉर्मेट या नोट्स जहाँ पे टॉपिक किया था वहीं पे इसको भी लिख लो। सर हाँ जी। सर थोड़ा स्टार्टिंग से दिखा दो। हाँ जी, स्टार्टिंग से सर। यहाँ से, ये कह रहे हो। यस सर। ठीक। सर ये सारा पोर्शन लिखना है नहीं देखो, ना? मेन तो बेसिकली ये है जो ये मैंने लिखा है। इन केस जीएसटी आल्सो पेड एट टाइम ऑफ परचेज, ओनली द वैल्यू फॉर विच आईटीसी कैन नॉट बी क्लेम्ड विल बी ट्रीटेड एज परचेज प्राइस कंपोनेंट। हाँ, ये है कि जब आप रिवाइज करते हो कई बार उसको सामने नोटिंग की हो, ये थर्ड वाला पार्ट अगर आप कर लोगे तो मेरे ख्याल वो इजीली कवर हो जाएगा। जैसे ये है ना सी पार्ट, पर आप कर लो नोट, कोई चक्कर नहीं। ओके। सर फिर तहानो करो थोड़ा जा और। कहाँ करा। हाँ जी। अच्छा, करूँ जी नीचे या ठीक है अभी लिख रहे हो? थोड़ा जा अभी कर दो सर। थोड़ा सर कट थोड़ा हो गया। थोड़ा सा, ठीक है यहाँ पे जी। सर बस बस यही सर वाला बस। पॉइंट लिखना है मुझे। हैं जी, बस ये यहीं तक रखना। ठीक है जी। सर हो गया, ऊपर कर दो। ठीक है जी, बस एक बता देना, वहीं पे रोक लूंगा। हाँ जी गगन, कर दूं और ऊपर। सर सी वाला पॉइंट। सी वाला। बस बस।
हाँ जी गगन। हो गया सर जी। सर ये परचेज, बस ये स्टार वाले से लिखना है मुझे। स्टार परचेज वाला। के ऊपर आ रहा है ना, बस यहाँ से रह गया। सर अगे तो ऑनलाइन ना क्लास रखी, ऑफलाइन ही रखी है। है। अगे तो ऑफलाइन ना लग रखे, ऑनलाइन ही, और मतलब ऑफलाइन ही रखे क्लास, ऑनलाइन ना रखे, स्वाद नहीं ऑफलाइन ही आता। है। क्लास तो ऑफलाइन ही है, पर अब अगर कोई आ ही नहीं रहा अभी एग्जाम्स के कारण, वो तो सिर्फ आज वो ये था कि चरण, वैशाली और शुभम एक बार कॉस्ट शीट का रिवर्स कॉस्ट शीट करवा दूंगा। अदरवाइज ऑफलाइन ही चलनी है बच्चे क्लास। ऑनलाइन तो मेरे को पढ़ाना भी नहीं है। वो तो इनकी क्लास चलेगी क्योंकि इनका सितंबर में अटेम्प्ट है। तो इनकी एक जो टॉपिक जैसे आपके हो गए हैं वो अलग से ऑनलाइन चलते रहेंगे। जी हो गया बच्चे नोट। हो गया सर। यस सर। ठीक है। अब चरण एक ना इसमें कंसेप्ट था, अब ये कॉस्ट शीट वाला हो जाएगा। मतलब अब फॉर्मेट थोड़ा इजी हो जाएगा। यस सर। ठीक है। अब एक ना हमारा इसमें एक कंसेप्ट होता है जिसको हम लोग रिवर्स कॉस्ट शीट कहते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 7, उसके असाइनमेंट है ना आपके पास? यस सर। एक ना क्वेश्चन नंबर 17 है, मेरे 17 18 दो क्वेश्चन है। हम लोग एक कंसेप्ट कहते हैं रिवर्स कॉस्ट शीट। एक्चुअल में रिवर्स का कुछ कंसेप्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने पूरी कॉस्ट शीट रिवर्स बनानी है। सिर्फ क्या है कि कुछ फिगर मिसिंग होती हैं उसमें, कॉस्ट शीट के अंदर। यस सर। हमें उन फिगर्स को सर्च करना होता है। और नॉर्मली इट इज परचेजेस, कि परचेजेस को वो मिस कर देते हैं। ओके सर। तो हमने कुछ नहीं करना, हमने पूरे क्वेश्चन को एज इट इज सॉल्व करना है। मतलब जैसे फॉर्मेट है उसी वे से चलेंगे। अगर आप उस क्वेश्चन को ओपन कर सकते हो, या मेरे ख्याल कर नहीं पाओगे मेरे को लगता है ओपन, है ना? क्योंकि वो साथ में आपका वो चल रहा है। एक स्क्रीन मिनट में ये, चेक। है ना, स्क्रीन चल रही है ना, मैं यहीं पे एक बार उसको ले लेता हूँ, क्वेश्चन को। सर आज से पोस्ट शीट ही करवाओगे? हाँ जी हाँ जी, वही था, बस आज यही करना था। परसों से नया टॉपिक शुरू करूंगा। क्योंकि फिर वही है ना कि आज मैं शुरू कर भी लेता तो वो जो एब्सेंट है 7 8, उनका क्या करेंगे फिर। तो इसलिए मतलब आज वही था कि सिर्फ एक बार ये कर लें। ओके सर। अब टेस्ट रख लेते हैं वैसे, है ना? क्यों गुरप्रीत? अब सर। मैं क्या टेस्ट रख सकते थे आपका, है ना? जिनके हाँ पेपर नहीं जी। थे। यस सर। वो गलती हो गई। आज के लिए? वैसे ही ना, मतलब बताना थोड़ा था, कहना ही था कि आज ये क्वेश्चन कर दो मेरे को। यस कॉस्ट सर। शीट का इधर रख लेते हैं कोई टेस्ट। चलो। सर आज तो चीटिंग हो गई। है। आज तक चीटिंग हो जाएगी सर फिर। सर जो कह रहा है वही करेगा सबसे पहले। चीटिंग तो नहीं करेगा मेरे को लगता है। इतना तो मेरे को है इस पे। गलत गुलत जो मर्जी कर ले, चीटिंग तो नहीं करेगा। क्यों गुरप्रीत, क्या कर लेता Yes, sir। ना ना करता नहीं सर, अच्छा अच्छा मैं। है? सर मौका मिलने की बात है। सब तेरे जैसे नहीं होते।
और वो भी तो है ना, वो दूसरे को भी तो आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है जी आपका, क्वेश्चन नंबर 17। Books of others manufacturing company present the following data for the month of April. Direct labor costs 17,500, being 175% of the work overhead. मतलब कि जितने आपके वर्क ओवरहेड हैं उसका 175% आपकी क्या होती है, लेबर कॉस्ट। ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 56,000। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, एफजी, सेलिंग एक्सपेंसेस, जर्नल, सेल, ये सब कुछ गिवन है। You are required to compute the value of material purchased. Prepare a statement showing the various elements of cost and also the profit. तो इसमें तो क्लियर उसने लिखा हुआ है कि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज, तो इसका मतलब परचेजेज आपके पास इसमें मिसिंग है। पर मैंने आपको क्या कहा है कि जैसे गिवन है आप फॉर्मेट को वैसे ही नोट करोगे। सबसे पहले क्या आता है, ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना है, 8,000। यस सर। ठीक है। यस सर। रॉ मटेरियल में क्या ऐड करते हैं हम ओपनिंग में, परचेजेस। परचेजेस। पर परचेजेस तो हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है। उसने लिखा है यस ना, सर। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल परचेज। तो इट मींस परचेजेज आपकी मिसिंग है इस क्वेश्चन में। तो आप परचेजेस को ब्लैंक छोड़ दोगे। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे 3 डॉट लगाए थे, अंडरलाइन किया था, मतलब ये फिगर मिसिंग थी इसमें। ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे फिर एक बार, इसको एक काम करते हैं यहाँ से, ये इसमें नहीं है। ठीक है जी। तो 8,000 प्लस 3,600, तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये फिगर भी नहीं अभी आएगी, क्योंकि जब आपके पास परचेजेस नहीं है तो आप रॉ मटेरियल कंज्यूम भी नहीं निकाल सकते। तो ओपनिंग रॉ मटेरियल 8,000 प्लस परचेजेस ब्लैंक माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, दैट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसकी भी कैलकुलेशन नहीं हो सकती। ठीक है जी। उसके बाद आपको डायरेक्ट लेबर गिवन है क्वेश्चन में, ये रही डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 17,500। तो हमने क्या ऐड किया उसमें, डायरेक्ट लेबर। पर जब आपके पास रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं है तो अकेले रॉ मटेरियल को भी यूज करके आप प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये भी ब्लैंक। देन फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्या कहा है आपको, लेबर कॉस्ट 17,500 बीइंग 175% ऑफ वर्क ओवरहेड, कि जो 17,500 है वो वर्क ओवरहेड का 175% है। तो अगर मेरा फैक्ट्री ओवरहेड 100 होगा तो मेरी लेबर कितनी होगी, 175। तो मैंने सिंपल एक कैलकुलेशन कर ली कि 175 की लेबर है तो फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं, 100। और अगर 17,500 की लेबर है तो फैक्ट्री ओवरहेड कितने होंगे, दैट विल बी 10,000। प्रॉब्लम फिर वही, ये फिगर आपके पास फिर नहीं है, ये भी हमने गायब कर दी। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस हमें दिए हुए हैं 10,500, 14,500, उसका नेट इफेक्ट आ गया 4,000, वो आपकी होगी वर्क कॉस्ट। अगेन आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है, वो कह रहे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 56,000।
चरण, मतलब गुरप्रीत वगैरह ने, आप लोगों ने किया हुआ क्वेश्चन। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता क्या है? अभी हमने फॉर्मेट डिस्कस किया था यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड is basically cost of work cost plus office and administration, that is cost of production plus Okay. finished goods। इसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स Good. सोल्ड। ठीक है। तो आपके पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है उसमें लिखा गया है इट इज एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन Expense. expenses, whereas as per our concept cost of goods sold is including administration Expenses. expenses। तो इट मीन्स ये फिगर जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की गिवन है हमें 56,000, वो एक्चुअल में 56,000 नहीं होनी चाहिए। वो कितनी होनी चाहिए? 56,000 प्लस 2,500, क्योंकि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कितने हैं? 2,500। तो टोटल कितने हो गए? 58,500। Fine. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है क्वेश्चन में 3,500। सेल्स आपको गिवन है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपकी क्या बनेगी? कॉस्ट ऑफ Good. सेल्स Cost of प्लस sales. प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। सेल्स। तो सेल्स आपको गिवन है 75, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 62, प्रॉफिट इज बैलेंसिंग फिगर दैट इज 30,000। Okay. ठीक है। ये वाले पोर्शन में अगर कोई दिक्कत हो चरण, वो एक बार पूछ लो। No, sir. ठीक है। अब हमारे पास ये फिगर्स अवेलेबल नहीं, मतलब ये डाटा अवेलेबल था जो मैंने इसमें फीड कर लिया। ओपनिंग रॉ मटेरियल, क्लोजिंग रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, ओपनिंग क्लोजिंग WIP, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ओपनिंग क्लोजिंग FG, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ठीक कर लिया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड किए, कॉस्ट ऑफ सेल प्लस प्रॉफिट दैट कम्स टू सेल्स। अब कुछ नहीं करना, मैथमेटिकली आपने इसको सॉल्व करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 58,500। अगर हम रिवर्स चलेंगे तो अगर ये COP में 1400 माइनस हो रहा है तो COGS में ये क्या हो जाएगा मैथमेटिकली? हो जाएगा। इसको हम ऐड कर देंगे, यस सर। 58,500 प्लस 1400। तो ये आपके 15 पास कितना आ गया जी? 900 59,900। वो आपकी क्या बनी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन। उसके बाद 2,500 क्या होगा अगर लेस हो जाएगा। लेस हो जाएगा? तो वो आपके पास क्या बनेगी? दैट इज वर्क कॉस्ट कॉस्ट। 59,900 माइनस 2,500 दैट इज 400। 57,400। उसमें 4,000 प्लस हो जाएगा WIP यस। का। वो क्या बना? ग्रॉस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी? 61,400। 61,400। उसमें 10,000 रिवर्स चल रहे हैं तो फिर क्या होगा? माइनस होगा। ये कितनी होगी जी? 400। 51,400। 51,400 में 17,500 माइनस होगा। ये किया हुआ रॉ मटेरियल वो निकलेगा आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम। 33,900। 900। 33,900 में 10,600 प्लस हो जाएगा, 8,000 माइनस होगा। दैट कम्स टू योर 36 परचेजेस 36,500। 500। तो आपने टेक्निकली कुछ नहीं करना, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है कि मैं आपको कहूं कि आप रट्टा मार रहे हो। सिंपली जो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है उसी को यूज करना है। सारी फिगर्स उसमें एज इट इज नोट करनी है। फिर जहां पे आपका रिवर्स चलेगा उसको आप सिर्फ रिवर्स कैलकुलेशन में कैलकुलेट कर दोगे। ठीक है जी। हाँ जी, हो जाएगा जी। Yes, sir. अभी कॉस्ट शीट के आपके कितने क्वेश्चन हो गए चरण? सर जितने आपने बताए थे उतने कर पाई थी अभी तो। बस। तो अच्छा, उसके बाद नहीं ट्राई किया कुछ? मैं सर भी, मेरे एग्जाम, मेरे को लगा कि आपके भी एग्जाम है तो मैंने उस चक्कर में दोबारा आपको कहा भी नहीं।
कोई बात नहीं, मैं आज कर लूंगी ट्राई। हाँ जी, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन अटकेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो जितने होते हैं वो करके ना, तो आप साथ साथ इसको खत्म कर लेंगे आप। मतलब ओके। नेक्स्ट क्लास मतलब ऑनलाइन रख के ना, मतलब जैसे कल अगर आप कर पाए आज, तो कल इसकी क्लास रख के इसका वो खत्म कर देंगे डाउट्स ना, ठीक ताकि है सर। परसों से फिर हम नया टॉपिक वहां शुरू कर लेंगे। और फिर ऑनलाइन में मैं आपको मटेरियल का टॉपिक शुरू करवा दूंगा, ताकि वो कवर हो जाएगा साथ के साथ। ठीक है। ठीक है। सर, हाँ जी। आपने इनको भी लेबर वाला करवाना है? करवाना है, करवाना है जी। वो वो आप, ऑनलाइन ही करोगे? हाँ वो ऑनलाइन ही करवा दूंगा ना इनको, ताकि फिर मेन क्लास वो चलती रहेगी हमारी, और साथ में ये हो जाएगा। तो वो आप सर, कर लेना उस टाइम। वो क्लासेस मुझे लगानी है दोबारा से। वो तब ना सारे, पेपर बीच में मैं घर पे थी तो ना इतना कॉन्फिडेंस नहीं है उस चैप्टर में। वो तो सबको मैं लिंक तो कह ही दूंगा, जिसने लगानी होगी वो लगा लेंगे। कोई ऐसा इशू नहीं है, रिवाइज हो जाएगा साथ साथ। ठीक है ना। हाँ जी सर। ठीक, ठीक है जी। तो उसमें तो प्रॉपर दोबारा ही करवाऊंगा मैं, मतलब इसमें से नहीं कि जो ऑलरेडी किया हुआ है उसको हम दोबारा ही डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो साथ साथ वो शुरू कर लेंगे। ठीक है जी। डन। यस सर। आज तो फिर टैक्स वो अकाउंट्स की क्लास भी नहीं है, टैक्स है आज। बस ये क्लास थी सर आज। आज छुट्टी बस। और लॉ की क्लास भी नहीं है। है सर लो दी क्लास। अच्छा लॉ मतलब शाम को ही है क्लास, शाम को ही आओगे। दो ठीक। बजे है क्लास सर। अच्छा 2 बजे। तो बाकी सब, उनके तो आज एग्जाम होगा बाकियों का तो। बाकी का एग्जाम 2 तो 5 सी अज पता नहीं क्यों नहीं लाई क्लास एग्जाम इस वक्त। अच्छा, वही तो फिर कल हुई थी साहिल सर से बात, तो वही था रीजन, वो कह रहे थे, कहते कि कल खत्म हो जाएंगे मेरे ख्याल पेपर ना। तो मैंने तो वही था कि भी उसके बाद फिर फ्राइडे से